इस चैनल में जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी कंटेंट्स ऑडियंस देख रही है वो सिर्फ उनके एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए हैं। वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, म्यूचुअल ग्लोब से मैं मनोज श्रीवास्तव। तो हम लोग इस एपिसोड में मल्टी कैप कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। राइट। एनालाइज करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस और देखेंगे क्या टेकअवेज हैं इस साल के लिए और इन्वेस्टर्स क्या करें। ओके। तो ब्रीफ में कि मल्टी कैप कैटेगरी क्या है। हाँ। तो मल्टी कैप कैटेगरी में फंड मैनेजर के पास को मिनिमम 25% इन्वेस्ट करना है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। ओके। और फिर बाकी 25% का उसके पास लीवे रहता है, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। वो इन किसी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में करे, थोड़ा डेट में रखे, जैसे भी रखे, लेकिन मिनिमम करना पड़ेगा इन तीनों कैटेगरीज में। ओके। अब हम लोग एक बार थोड़ी सी पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं पिछले कुछ सालों की, और उसके बाद देखते हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या इन्वेस्टर्स करें। राइट। तो हम लोग 20 ईयर्स से शुरू करते हैं। हाँ। राइट। तो हम लोग देखेंगे लास्ट 20 ईयर्स में कौन सी स्कीम्स रही हैं जिन्होंने बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। राइट। वो हैं निपॉन, आईसीआईसी और क्वांट। ओके। उसके बाद 15 ईयर्स में निपॉन रिपीट हुई है, क्वांट भी रिपीट हुई है, और एक नई कैटेगरी, एक नई स्कीम ऐड हो गई, वो है इन्वेस्को की। ओके। ओके। फिर 10 ईयर्स में निपॉन फिर से रिपीट हुई है, क्वांट फिर से रिपीट हुई है, और एक नई स्कीम आ गई, वो है सुंदरम। ओके। 5 ईयर्स में निपॉन अगेन रिपीट हुई है, फिर आईसीआईसी आ गई और टॉप 3 में, जो कि वैसे भी टॉप 5 में जगह बनाई हुई थी, और एक स्कीम और आ गई, महिंद्रा मैन्युलाइफ। ये जितना डेटा अभी तक तुमने प्रेजेंट किया, इसमें क्लियर कट देखिए, निपॉन, ये अभी हम लोगों ने बात की 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल के टॉप 3 की बात कर रहे थे। तो टॉप 3 में निपॉन इन चारों पीरियड में बना रहा। क्वांट 5 साल में नहीं था, क्योंकि रिसेंट में तो थोड़ा सा इशू रही है उसका, लेकिन 10, 15, 20 साल में भी टॉप 3 में था वो। और आईसीआईसी या तो टॉप 3 में था या टॉप 5 में था। तो ये एक काफ़ी अच्छा इंडिकेशन निकल के आ रहा है। मुझे लगता है कि अब जो रेलेवेंट है वो इधर के जो 3 साल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या रहा है वो उसको देखने की ज़रूरत है। राइट। तो हम लोग लास्ट 3 इयर्स देखते हैं और थोड़ी सी मेथडोलॉजी एक्सप्लेन कर देते हैं। हम लोग ने इस एपिसोड के लिए जो डेट, कट ऑफ डेट ली है, वो है 30 जनवरी। तो जो लेट्स से कि 31 जनवरी 25 से 30 जनवरी 26 वो ईयर 1 हुआ। उसके ठीक एक साल पहले ईयर 2 हुआ, उसके एक साल पहले ईयर 3 हुआ। इन तीनों पीरियड का हम लोग डेटा देखेंगे। राइट। हम लोग स्कीम की परफॉर्मेंस 3 बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 500 से, कि क्या उस स्कीम ने निफ्टी 500 को बीट किया, अगर किया देन उसके ऊपर वाला बेंचमार्क, मतलब कि निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 एंड देन निफ्टी मिड कैप 150। राइट। तो पहली स्कीम जिसको डिस्कस करना चाहेंगे वो है कोटक मल्टी कैप। तो कोटक मल्टी कैप ने पिछले साल में निफ्टी 500 को बीट किया, लेकिन निफ्टी लार्ज एंड मिड और निफ्टी मिड कैप 150 को बीट नहीं कर पाई। राइट। उसके ठीक एक साल पहले में इस स्कीम ने तीनों बेंचमार्क को बीट किया। उससे एक साल पहले इसने निफ्टी 500 और निफ्टी लार्ज एंड मिड को तो बीट किया, निफ्टी मिड कैप 150 को बीट नहीं कर पाई। और ये वो साल है जब स्टॉक मार्केट अच्छे से चल रहा था। यहाँ पे अगर मैं 1 मिनट के लिए एक चीज़ ऐड करता हूँ कि देखिए, लास्ट ईयर एक्चुअली मल्टी कैप में, जैसे तुमने शुरू में एक्सप्लेन किया कि मिनिमम वाला एंगल है, मिनिमम 25 लार्ज, मिड, स्मॉल। तो चूंकि मिनिमम स्मॉल था 25%, जो कि इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जब हमने लार्ज एंड मिड को कंपेयर किया था, तो लार्ज और मिड पे तो मिनिमम था, स्मॉल पे कोई मिनिमम की स्टिपुलेशन नहीं थी। और लास्ट ईयर के फ्लक्चुएशन में सबसे ज़्यादा जो चोट पहुंची वो स्मॉल कैप को पहुंची। तो इसलिए लास्ट ईयर में ये जो कोटक मल्टी कैप है या जो भी और मल्टी कैप होंगे, लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस में वो जो मिनिमम 25% रखना है स्मॉल कैप में, उस वजह से सबको चोट आई होगी। उसके पिछले साल में अच्छा किया, और उसके पिछले साल यानी कि 2023 और 24 के बीच का जो पीरियड था, उस वक्त तो रोरिंग मार्केट था,
मिड कैप का, तो इसलिए मिड कैप को नहीं बीट कर पाई, जबकि रिटर्न 51% का है, लेकिन अभी मिड कैप 55% दे रहा था। तो ये काफ़ी हद तक समझ में आने वाली चीज़ है, जो कोटक की बात हो रही है। राइट। नंबर 2 पे फिर उसके बाद महिंद्रा मैन्युलाइफ है। उसने पिछले साल में तीनों बेंचमार्क्स को बीट किया है। उसके ठीक एक साल पहले चले जाएं, ईयर 2, उसमें उसने किसी भी बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। और उसके ठीक एक साल पहले चले जाएं तो निफ्टी लार्ज एंड मिड और निफ्टी 500 को बीट किया, निफ्टी मिड कैप 150 को बीट नहीं कर पाई है। अब यहाँ पे मेरा टेक अवे ये होगा कि जो इन्वेस्टर है, ऑडियंस जो सुन रहे हैं, वो अपनी स्टडी करें, क्योंकि हम तो डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, ये अपने एडवाइज़र के साथ बैठें और इस चीज़ को ज़रा ढंग से समझें कि महिंद्रा मैन्युलाइफ की बात कर रहा हूँ पिछले साल में, जबकि स्मॉल कैप का एंगल तो इसके साथ भी था ना, तीनों बेंचमार्क को बीट किया, और उसके पिछले साल यानी कि 2024-25 में तीनों बेंचमार्क को बीट नहीं किया, उसके पहले 2 बेंचमार्क को बीट किया। तो थोड़ा सा इसको ठीक से समझें। लास्ट ईयर में बीट किया है तो ये भी एक अच्छी समझने की बात है, और उसके पहले नहीं बीट किया, दोनों को जरूर ध्यान से समझें। नेक्स्ट। राइट। नेक्स्ट HSBC। HSBC ने पिछले साल में किसी भी बेंचमार्क को बीट नहीं किया। उसके ठीक एक साल पहले सारे बेंचमार्क को बीट किया, और उसके ठीक एक साल पहले मिड कैप को छोड़ के बाकी दोनों बेंचमार्क को बीट किया। बिल्कुल ट्रेंड वैसे ही चल रहा है। yes. पिछले साल स्मॉल कैप ने खराब कर दिया तो कोई भी बेंचमार्क बीट नहीं कर पाया, इवन निफ्टी 500 को भी नहीं बीट कर पाया। उसके पहले स्मॉल कैप चल रहा था तो तीनों बेंचमार्क को बीट किया, इवन मिड कैप वाले को। और उसके पिछले साल यानी 2023-24 में मिड कैप बिल्कुल रोरिंग था तो उसको नहीं बीट कर पाए, बाकी 2 को किया। ओके, ठीक। नेक्स्ट निपॉन। सेम ट्रेंड, पिछले साल किसी भी बेंचमार्क को बीट नहीं किया, उसके पहले तीनों बेंचमार्क को बीट किया, और उसके एक साल पहले मिड कैप को छोड़ के दोनों बेंचमार्क को बीट किया। और ऐसे ही एक्सिस का भी सिमिलर पैटर्न पे रिटर्न रहा है। तो लगभग पैटर्न वही रहा है। थोड़ा सा पैटर्न को जो ब्रेक किया है वो महिंद्रा ने किया, इसीलिए हम लोगों ने शुरू में कहा कि जरा उसको थोड़ा सा और ढंग से समझें। बाकी तो ये समझ में आ रहा है कि ये पैटर्न रहा है। इसको चूँकि पिछले एपिसोड के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो लार्ज एंड मिड था और ये मल्टी है, तो ये मान के चलें कि जब स्मॉल कैप अच्छा चलेगा तो मल्टी कैप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वॉलेटिलिटी एक लिमिट के बाद बढ़ी तो मार स्मॉल कैप पे पड़ेगी, और तब थोड़ी सी प्रॉब्लम इस कैटेगरी में आएगी। जब तक नॉर्मल चलता रहेगा, अच्छा चलता रहेगा, तब तक कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको समझने की बात है भाई 2026 में कैसे क्या ट्रेंड रहेगा, थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके जो हम लोग थोड़े से रेड फ्लैग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या इन डेटा के अलावा भी कहीं सतर्क होने की ज़रूरत है, तो सतर्क होने की ज़रूरत है। जैसा पी बता रहा है, कोटक का पी 17.56 है, और वहीं निपॉन का 30 है और एक्सिस का 31 है। इस मुद्दे पे ज़रूर ध्यान करें। ये पहले भी हम लोग जब मोतीलाल की बात होती थी मिड कैप की, तब भी बात करते थे। परफॉर्मेंस तो आती जा रही है, और लेकिन पी ज़्यादा है, और वो दिखाई पड़ा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, केवल एक डेटा नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ इस पर ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल हाईएस्ट रिटर्न को चेज करना है या थोड़ा सा रिस्क को कंटेन करके चलना है। AUM ठीक लग रहा है, AUM में कोई इशू नहीं है। 3 महीने 6 महीने में भी ये पांचों स्कीम बॉटम 5 में कहीं नहीं आ रही हैं, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें 3 महीने का जो डेटा हमको दिखाई पड़ रहा है उसमें से -4% कोटक है, माइनस लगभग 4% HSBC है, -4% लगभग एक्सिस है, और निपॉन -6% है। 6 महीने में भी इन 5 में से एक्सेप्ट कोटक माइनस में है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे 1 साल को लिया तब तो 7-8%, 9% का रिटर्न दिख रहा है, लेकिन रीसेंट पास्ट हमने 5 से 20 साल तक डिस्कस किया, फिर हम रीसेंट पे आए, 3 साल, 2 साल, 1 साल, अब एक को भी और रीसेंट पे आ गए। लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स, उसमें माइनस में चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तो अब
ये ऑडियंस डिसाइड करे, उनके एडवाइजर साहब डिसाइड करें, बट अभी ये थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग है ये कैटेगरी, वो देखने की सिचुएशन है। तो ये स्कीम्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये जिस तरह की कैटेगरी है ये कैटेगरी स्पेसिफिक इशू है। कैटेगरी स्पेसिफिक है, लेकिन साथ के साथ ये भी बात है, आज की डेट में अगर आप काफ़ी एक्सपर्ट्स को सुनिए तो उनको लगता है कि भाई बिकॉज इक्विटी तो लंबा गेम है ना, इक्विटी 1 साल 2 साल का गेम है भी नहीं, इक्विटी तो 5 साल 6 साल 8 साल का गेम है। तो उसमें ये भी एक है जो लॉजिकल है कि पिछले 1 साल बहुत मार पड़ गई स्मॉल कैप पे, तो वैल्यूएशन नीचे आ गए, अट्रैक्टिव हो गए, तो दिस कुड बी द टाइम टू एंटर, वो भी अपनी जगह सही है। लेकिन अगर आप समझते हैं तो, आपका दिल मजबूत है तो, आप केवल रिटर्न के बेसिस पे भागे तो इन्वेस्ट कर दिया। कब इन्वेस्ट किया? जब रिटर्न ज़्यादा दिखने लगे, और जब गिरने लगे तो निकल गए। एक सीजन इन्वेस्टर हो सकता है गिरते वक्त एंटर करे। तो अब ये आपको देखना है कि आप कितने सीजनड हैं, कितनी आपका दिल मजबूत है, तब इस पे जाएं। अगर नहीं है तो फिर थोड़े से फ्लैक्सी टाइप, फोकस टाइप, लार्ज एंड मिड टाइप को लें। ये हमारा व्यू है, आपका व्यू डिफरेंट हो सकता है। इसमें थोड़ा सा रिस्क रेशियोज को एक बार और एनालाइज करो, तो उससे देखें क्या टेक अवे निकल रहा है 1 साल के बेसिस पे। राइट। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा देख लेते हैं। अल्फ़ा मतलब जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। तो कोटक का 0.82 है, महिंद्रा का 2.62 है, और बाकी स्कीम्स का माइनस में है। तो अभी अगेन ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक माइनस में है कि मतलब अपने बेंचमार्क से कंपेयर करके तुम अल्फा निकालते हो। तो अल्फा ज़्यादा है, पॉजिटिव है, यानी बेंचमार्क से ऊपर जनरेट कर रहा है। यस। और सिंपल, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड, बट अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं। और अगर नेगेटिव है तो अपने बेंचमार्क से नीचे आ रहा है। ये है। राइट। ठीक है। ऐसी बीटा की बात करें तो बीटा रिस्क होता है, जितना कम होगा उतना अच्छा है। कोटक का 1.05 है, जिसका मतलब है कि अपने जो इसका जो यूनिवर्स है उससे ज़्यादा रिस्की हुआ, उससे ज़्यादा रिस्की है ये स्कीम कोटक की। बाकी की बात करें तो बाकी सब 0.9 के आसपास हैं, कोई 0.94 है, महिंद्रा, HSBC 0.98 है, तो बाकी सब ओके हैं। एसडी की क्या सिचुएशन है? स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, एसडी का मतलब होता है कितना वॉलेटाइल है, कितना फ्लक्चुएशन है, अप एंड डाउन कितना हो रहा है। कोटक का एसडी थोड़ा ज़्यादा है, 17.24 है, बाकी 14 और 15 के आसपास है। तो एसडी के फ्रंट पे, वॉलेटिलिटी के फ्रंट पे कोटक इन पांचों में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। यस। और फाइनली शार्पी के एंगल से क्या सीन है? शार्पी महिंद्रा का ज़्यादा है, वही जिसका अल्फा भी ज़्यादा था। बाकी सबका 0.1 के आसपास है। तो कोटक 0.17 है, HSBC 0.11 है, निपॉन 0.09 है, और एक्सिस 0.06 है। मतलब वेरी रफली माना जा सकता है कि अगर अल्फा ज़्यादा जनरेट कर रहा है तो शार्पी में भी हायर होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। वो एक एंगल है। हाँ, अब आपको बैलेंस देखना है कि भाई वॉलेटिलिटी और बीटा के एंगल से क्या है, और दोनों के बीच का जितना गुड बैलेंस होगा शायद उतनी ही प्रूडेंस होगी आपकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में। करेक्ट। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एक एनालिसिस निकल के आती है मल्टी कैप की। अब इसके बेसिस पे ऑडियंस स्टडी करे, समझे, अपने एडवाइज़र से बात करे और फिर अपना डिसीजन ले। हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन कभी भी नहीं रहती है। राइट। अगेन ऑडियंस के कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, गुड बाय, थैंक यू।